हेलो एंड वेलकम। आपका अनुभव 3 अभी संपन्न हो गया है। उम्मीद है अनुभव 3 का अनुभव अच्छा रहा होगा। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम लोग अनुभव 3 के प्रश्नों पर बात करेंगे। अपनी सबसे पहले इस परिचर्चा में हम लोग अनुभव 3 में जो इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्न थे उन पर बात करेंगे। इस पेपर में इतिहास और कला संस्कृति से कुल 16 प्रश्न हैं, तो इन्हीं 16 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। देखो, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपको एक मानचित्र दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें 3 लोकेशन बताए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन के बारे में आपको इंडिकेशन भी दिया गया है और पूछा गया है ये लोकेशन क्या है। हाल फिलहाल में यूपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओ, आप 2000 के दशक में चले जाओ या 90s के दशक में चले जाओ, तो ऐसे प्रश्न, मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। तो हो सकता है यूपीएससी कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है और इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, तो तैयार रहना है। देखो, इस प्रश्न में जो पहला लोकेशन है उसके बारे में हिंट दिया गया है कि यह एक प्राचीन बंदरगाह है। ठीक, पहला बात। दूसरा कह रहा है, दूसरा लोकेशन जो है ये कह रहा है एक नवपाषाण युग नियोलिथिक स्थल है। ठीक, और तीसरा जो है एक कह रहा है यह शक शासक के शिलालेख का स्थल है। सबसे पहले अगर हम दूसरे स्थल को देखें तो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर हम नवपाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो हमें 2 ही, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो 2 स्थलों की चर्चा मिलती है हमें जम्मू कश्मीर में, नवपाषाण कालीन स्थलों की। एक इस विकल्प में है और दूसरा जो विकल्प में नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह स्थल है बुर्ज-होम। ठीक है, आपके विकल्प में देखो बुर्ज-होम दिया हुआ है, ऑप्शन बी में बुर्ज-होम है, तो हमारा सही उत्तर भी ऑप्शन बी ही होगा। जम्मू कश्मीर से हमें नवपाषाण काल के केवल 2 स्थल मिलते हैं, एक बुर्ज-होम और एक गुफा करल। गुफकरल, ठीक है, इन दोनों स्थलों की एनसीईआरटी ने चर्चा की है। और विशिष्टता, जो ये बुर्ज-होम है, इसकी 2 विशिष्टताओं के बारे में भी चर्चा की गई है एनसीईआरटी में। एक तो यहां गर्तावास मिलता है, पॉट हाउस मिलता है, और दूसरा कुत्तों को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं उनमें से एकमात्र बुर्ज-होम ऐसा स्थल है जहां कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। जो उसके मालिक थे उसके साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। ये तो ये बुर्ज-होम के संदर्भ में निश्चित तौर पे मेरी आशा है कि आपने पढ़ा होगा, अगर स्टोन एज, तो बुर्ज-होम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद देखो कि तीसरा देखो जो गुजरात में कह रहा है कि एक शक शासक का शिलालेख स्थल, ये भी बहुत प्रचलित है, आपने कई बार सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, जो शक शासक रुद्रदामन है उनका यहां से गिरनार अभिलेख मिलता है, या जूनागढ़ में जो गिरनार की पहाड़ियों पर है, ये गिरनार, ठीक है, गिरनार जूनागढ़ में है। इसके बारे में भी आपने निश्चित तौर पे ही पढ़ा होगा, कई परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहां पूछने का अप्रोच अलग है, डिफरेंट अप्रोच है। यहां आपको मैप के थ्रू पूछा गया है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में हमें संस्कृत के अभिलेख मिलते हैं उसका पहला संस्कृत अभिलेख का ये प्रमाण है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो इसके संदर्भ में भी आपने पढ़ा होगा। इससे भी देखो कि आपको हमारा उत्तर निकल जा रहा है। अब ये जो पहला साइट है, ये आपको, इसको लेके थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मान रहा हूं कि हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, जो हम अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि जो हम देख रहे हैं, जो दक्षिण भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं, प्राचीन भारत में जो तटीय क्षेत्रों में जो बंदरगाह हैं, जो कुछ प्रमुख बंदरगाह रहे हैं, उन्हीं में से एक है। और जो आपके विकल्प हैं इसमें देखो, एक तो मुजरिस है, ये उत्तर जो
ये स्थल है, ये मुजरिस ही है। लेकिन आपको कंफ्यूजन यहां हो सकता है अगर किसी ने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया हो तो पुंपुहार और नागपट्टनम को लेकर, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि पुंपुहार और नागपट्टनम दोनों पूर्वी तट पर हैं और मुजरिस जो है पश्चिमी तट पर है। बस आप इस तरह से चीजों को अगर ध्यान रख पाते कि मुजरिस कौन से तट पर है, नागपट्टनम कौन से तट पर है, कावेरीपट्टनम, नागपट्टनम, कावेरीपट्टनम और पुंपुहार इसके संदर्भ में कौन से तट पर है, तो ये सवाल आपका सही हो जाता। देखो एक स्लाइड, ये तो सबसे पहले जो मुजरिस के बारे में है। मुजरिस जो है केरला के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। इस स्लाइड में मालाबार तट पे, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि कौन सा मालाबार तट पे है, कौन सा आपको कोरोमंडल तट पर है। इतना पता रहेगा कौन सा जो पोर्ट है मालाबार तट पर है, कौन सा आपको कोरोमंडल तट पर है, तो आप उत्तर सही कर लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा, मुजरिस बहुत फेमस रहा है। आपको देखोगे आप ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में संगम एज में भी काफी फेमस रहा है, संगम साहित्य में भी इसकी चर्चा मिलती है, मैंने मेंशन कर दिया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी इसकी चर्चा मिलती है और तथा प्लिनी ने अपने नेचुरल हिस्ट्री में भी इसकी चर्चा की है। ये इंपॉर्टेंट रहा है, रोमन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आगे रोमन व्यापार जब जो भारत के साथ रोमन व्यापार की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी तो अन्य क्षेत्रों से भी व्यापार के लिए ये मुजरिस जो पोर्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट मौसम जो भारत के प्राचीन मसाला व्यापार के जो रूट थे, जो स्पाइस रूट था, उसको एक तरह से जीवित करने के लिए, उसको एक मतलब उसको सम्मान प्रस्तुत करने के लिए जो एक आपको इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया था, उसमें मुजरिस एक महत्वपूर्ण स्थल था। इसलिए भी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्लाइड देखो, ये जो पुंपुहार या कावेरीपट्टनम है इसका लोकेशन देखो कहां है। ये मैंने बताया आपको, ये पूर्वी तट पर है। ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो मुजरिस है वो केरला में है। जो पुंपुहार है जिसको कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है, कावेरी नदी के तट पर एकदम मुहाने पे है और ये पूर्वी तट पर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना था आपको, बस इतना ध्यान में रहेगा तो सब आपसे इसी स्तर पर पूछा जाएगा। हालांकि थोड़ा डिटेल जो बातें इसमें मैंने मेंशन कर दी है ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पुंपुहार कावेरीपट्टनम जो है महत्वपूर्ण पोर्ट था, कावेरी नदी के तट पर स्थित था, तमिलनाडु में संगम काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। आगे चलकर आप देखोगे चोल काल में भी काफी प्रसिद्ध नगर व बंदरगाह के रूप में, जो साम्राज्यवादी चोल काल में भी इसकी महत्ता बनी रहती है। ठीक है, कावेरीपट्टनम की, उस दृष्टिकोण से भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक स्लाइड मैंने शेयर कर दिया है, इसमें प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख जो बंदरगाह हैं, आप इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। अगर इतना भी लोकेशन भी आपको ध्यान में रह गया तो बहुत हद तक सवाल आप सही कर सकते हो। कुछ एक जो सवाल है, एक आधे स्टेटमेंट तो आप वैसे सही कर लोगे। मुजरिस देखो, मुजरिस का लोकेशन केरल में पश्चिमी तट पर है। यूपीएससी ने पूछ रखा है कोडकरई और मुजरिस के बारे में पहले भी, ठीक है, अलग तरीके से, अलग स्टेटमेंट के रूप में। कावेरीपट्टनम, ठीक है, अरिकमेडु और महाबलीपुरम पल्लव काल में आपने पढ़ा होगा। ये सभी पोर्ट के रूप में तटीय नगर हैं। मछलीपट्टनम जो आज का आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इसके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में काफी रेफरेंसेस आए होंगे, इसके प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण था। ताम्रलिप्ति बंगाल का जो पोर्ट है, आपने पढ़ा होगा अशोक के संदर्भ में ताम्रलिप्ति के बारे में, तो ये महत्वपूर्ण रहा। सुपारा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, भृगु कक्ष के बारे में आपने पढ़ा होगा जो अभी खंभात की खाड़ी के पास है, और लोथल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये स्लाइड आप ध्यान में रखेंगे। इस स्लाइड में जो प्रमुख बंदरगाह रहे हैं, जो बहुत प्रमुख रहे हैं, तो उसके लोकेशन आप उसके लोकेशन को दर्शाया गया। ये लोकेशन आपके ध्यान में रह जाएगा तो ऐसे सवाल अगर कभी आगे पूछा जाएगा तो आप इजीली सही कर लोगे। देखो, मैंने बुर्जहोम के बारे में कहा था, जो सबसे पिकुलियर जो आपको विकल्प दिया गया था। ये देखो, बुर्जहोम गर्तावास के लिए, जो पिट हाउस के लिए फेमस है ये, ठीक है। ये पिट हाउस, गर्तावास मतलब जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें घर बनाकर रहते थे लोग। ये नवपाषाण कालीन स्थल है कश्मीर का और महत्वपूर्ण है। और बुर्जहोम में ही शवों के साथ कुत्तों को दफनाने का
प्रमाण मिला है। भारत का एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से इस तरह का प्रमाण मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुत्तों को बुर्जहोम से क्या मिला, दो विशेषता बुर्जहोम की क्या है, एक तो गर्तावास का, पिट हाउस का, और दूसरा शवों के साथ कुत्तों को दफनाने का। ठीक है, अगला देखो, इसमें जो है आपको जो विकल्प में आपको मेहरगढ़ के बारे में बात की गई, अगर और विकल्प है, मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है, लेकिन इसका लोकेशन कहां है, ये देखो, ये आज का जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहां पर है। तो मेहरगढ़ को लेके आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं। जो विकल्प है, पहले विकल्प में जो दूसरा स्थल है नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़ का लोकेशन बलूचिस्तान में है। आसान, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहां से। उसके अतिरिक्त देखो, एक स्थल आपको विकल्प डी में कोल्डिहवा, कोल्डिहवा भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। यहां से आपको चावल का, देखो कोल्डिहवा जो है, मेहरगढ़ के अतिरिक्त जो विकल्प डी में कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा आपको उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी है ना, वहां से संबंधित ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। तो कोल्डिहवा को लेके भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कश्मीर में कोल्डिहवा नहीं होगा। ठीक है, कोल्डिहवा के साथ साथ एक और स्थल है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, लहुरा देव, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कुछ जो प्रमुख स्थल है ना नवपाषाणकालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के, वो ध्यान रहना चाहिए, जो यूनिक फीचर, जो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी ने कवर किया है और जिसके कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए अलग अलग रीजन में। जैसे जम्मू कश्मीर से मैंने बताया बुर्जहोम गुफा करल। कोल्डिहवा जो विकल्प में दिया है उत्तर प्रदेश में, वह कोल्डिहवा क्यों प्रसिद्ध है कि चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीनतम प्रमाण कोल्डिहवा और लहुरा देव दोनों आपको उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है, बेलन घाटी के क्षेत्र में। ठीक, इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ के बारे में, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण बलूचिस्तान में मिलता है। चिरंद जो है, ये भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है, ये बिहार में है। ठीक है, तो इसको लेके भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो पोर्ट वाले जितने थे वो हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त अन्य जो विकल्पों में आपको स्थल की चर्चा की गई है, जो एक रुद्रदामन के अभिलेख के बारे में बात की गई है, शक शासक की अभिलेख, जो गिरनार का अभिलेख है, गिरनार जूनागढ़ का, उसके बारे में मैंने यहां कुछ बातें मेंशन कर दी है। इसकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत का यह पहला अभिलेख है, ध्यान में रखिएगा। अशोक के अभिलेख जो है संस्कृत में नहीं थे, संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख है। कभी भी इस तरह से स्टेटमेंट बना के भी आपको दे सकता है। ठीक है, लिपि ब्राह्मणी थी। सुदर्शन, इसमें चर्चा क्या किया है, इसमें चर्चा रुद्रदामन करता है सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में, कि उसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया जो कि मौर्य काल से ही चला आ रहा था। ठीक, साथ ही साथ एक और चीज इसमें मिलता है कि इसमें यह मेंशन करता है रुद्रदामन कि उसने इस प्रक्रिया में बिगार नहीं लिया, यानी कि बिगार प्रथा का प्रचलन था भारत में। इसका प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हमें कहां से मिलता है, वो हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, एक चीज और यहां ध्यान रखना है, नोट करके मैंने मेंशन कर दिया है कि जूनागढ़ से अशोक के अभिलेख तथा स्कंदगुप्त के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको ऐसे, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति से भी हमने बात किया कि समुद्रगुप्त है, उससे पहले अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं, उसके बाद के भी अभिलेख मिलते हैं। तो इसी तरह से यहां से जो रुद्रदामन का अभिलेख तो मिलता ही है, उससे पहले अशोक का भी अभिलेख है और उसके बाद स्कंदगुप्त का भी अभिलेख मिलता है। ठीक, जो एक और विकल्प में आपको दिया होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ये खारवेल, जो महामेघ चेदी वंश की एक शाखा महामेघवाहन वंश थी, उसके एक प्रमुख शासक हुए मौर्योत्तर काल में खारवेल, उनका अभिलेख हमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो आपको उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास जो है उदयगिरी की पहाड़ियों में ये हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो भी विकल्प है ना, देखो टेस्ट को तैयार करने या पीवाईक्यू को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने पेपर दिया, आपने आंसर्स कर लिए, जो भी आपने आंसर किए, इसके अतिरिक्त जो विकल्प में बातें, जो भी विकल्प दिए गए ना, उसके बारे में भी एक एक अगर काम की बातें हैं तो वहीं साथ के साथ आप एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में काम की चीजें लिख लो। अगर आप भूल रहे हो या तो आप रिकॉल कर लो, या अगर आप भूल रहे हो तो वहीं साथ के साथ आप लिखते चलो। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पर। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका, जो वापस से हम प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न, जो पहला स्थल है, जो पहला है, ये मुजरिस है।
ठीक है। दूसरा जो है ये बुर्जहोम है, तो देखो विकल्प बी जो है हमारा, पहला मुजरिस, दूसरा बुर्जहोम, तो और तीसरा जूनागढ़। ठीक है। संगन कल्लू जो है, संगन कल्लू आपको कर्नाटक में है, एक बेलाड़ी के पास है जगह, और ये तो तटीय स्थल भी नहीं है, तटीय क्षेत्र भी नहीं है, तो बंदरगाह होने का तो बात ही नहीं था। पुम्पुहार और नागपट्टनम के संदर्भ में हमने देख लिया, कोल्डिवा को भी हमने समझ लिया, गिरनार जूनागढ़ एक ही है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चिरंद को भी हमने देख लिया, मेहरगढ़ और हाथी गुम्फा को भी देख लिया। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। देखो आपके स्क्रीन पर है, पढ़ो। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में 3 कथन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसे क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय 19, आपको आपके दिमाग में इस तरह से क्रोनोलॉजी बना हुआ होना चाहिए। एक स्लाइड में मैंने यहां क्रोनोलॉजी शेयर कर दिया है कि आपको कैसे ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया जाएगा, भारत की इच्छा के विरुद्ध, ठीक, अंग्रेजों द्वारा। इसके विरोध में जो कांग्रेसी मंत्री प्रांतों में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल रहेगा वो इस्तीफा दे देगा। आगे चलकर क्या होगा, 1940 में गांधी जी क्या करेंगे, पहले बड़े किसी आंदोलन को शुरू करने से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। ठीक। 1942 में क्या होगा, अंग्रेजों द्वारा शुरुआत में 1942 के मार्च में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों पर दबाव रहेगा, वैश्विक दबाव कि भारत का सक्रिय समर्थन लिया जाए, तो वो क्या करेंगे, यहां क्रिप्स मिशन भेजेंगे, स्टफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। लेकिन ये असफल रहेगा, इसका कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं रहेगा जो भारतीयों की तत्कालीन मांग के अनुरूप रहेगा। ये असफल रहेगा, और इसकी असफलता के बाद लगभग ये तय हो गया कि भारतीय द्वारा एक कोई महत्वपूर्ण बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। ठीक। इसके अतिरिक्त और क्या स्थिति बनी हुई थी, तो देखो जापानी आक्रमण का खतरा बना हुआ था। आप देखोगे कि एशिया के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान काफी आक्रामक भूमिका में था, और जो साउथ ईस्ट एशिया, आज का जो आसियान कंट्री है, उसको बहुत तेजी से जीत लेता है। बर्मा जो उस समय भारत का ही पार्ट था, ब्रिटिश उपनिवेश का ही पार्ट था, बर्मा को जीत लेता है। और बर्मा में जो ब्रिटिश नीति रहती है उससे भी भारतीयों को काफी दुख होता है। वहां से अंग्रेज तो निकल आते हैं, यूरोपीय तो निकल आते हैं, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको जापानियों की मनमर्जी पे छोड़ दिया जाता है। तो इससे भी भारतीय जो नेता हैं, गांधी जी सहित अन्य जो नेता हैं, उनको बड़ा ये होता है कि भाई इसमें ऐसी स्थिति में तो भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा, तो आप हमें छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम देख लेंगे जापानियों से कैसे निपटना है। तो ये भी एक कारण रहा था। फिर युद्ध के कारण जो आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि थी वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था, इससे भी जनता में रोष था। इन सब को लेकर इस सब ने क्या किया, एक तरह से बैकग्राउंडर का काम किया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी इसी तरह से बना होना चाहिए। जब भी आप सिनॉप्सिस बनाओ, ब्रीफ नोट्स बनाओ, तो इसी तरह से आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक। फिर अगला लास्ट जो है 14 जुलाई को वार्धा में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, और वहां पे भारत छोड़ो का संकल्प पारित हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, ध्यान में रखना है डेट भी, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के उस टाइम का बॉम्बे, आज का मुंबई, ग्वालियर टैंक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत की घोषणा की जाती है। लेकिन और इसी आंदोलन में ये भी ध्यान में रखना, करो या मरो का नारा भी दिया जाता है। और इसी दिन अगले 9 अगस्त से शुरू होना था, और 9 अगस्त के तड़के ही गांधी जी समेत जो बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक। वापस से आते हैं हम प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात, देख लिया हमने। दूसरा कह रहा है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय थे। ये भी सही स्टेटमेंट है। अभी हम अगले स्लाइड में एक देखेंगे कि देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहेगी, भूमिगत आंदोलन जो भूमिगत रेडियो रहेगा वो एक विशिष्ट विशेषता रहेगी। साथ ही साथ जो समानांतर सरकार रहेगा, ये भी एक विशेष विशेषता रहेगी भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इन संदर्भों में 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इस तरह से स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है। ठीक। तीसरा देखो महाराष्ट्र, तो पहला और दूसरा तो सही है।
और तीसरा स्टेटमेंट देखो, महाराष्ट्र के सतारा में जातीय सरकार नामक एक समानांतर स्वतंत्र सरकार स्थापित की गई। देखो, महाराष्ट्र में के सतारा में समानांतर सरकार तो हुई, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में समानांतर सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई, स्थानीय लोगों द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया गया ब्रिटिश सत्ता के विरोध में। इसमें महाराष्ट्र के सतारा में भी बनता है, ठीक है। सबसे पहला जो समानांतर सरकार है वो उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनता है, महाराष्ट्र में बनता है। और बंगाल का जो तामलुक का क्षेत्र है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जातीय सरकार बनता है। महाराष्ट्र के सतारा में जातीय सरकार नहीं बनता है, ये गलत है, ये तामलुक में बनेगा। तामलुक जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें बनेगा, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये वाला महाराष्ट्र का सतारा वाला जो है, महाराष्ट्र के सतारा में, तो महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सबसे लॉन्ग लास्टिंग, अगर ये स्टेटमेंट ये रहता कि महाराष्ट्र के सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार बनी, तो ये स्टेटमेंट सही होता। नाना पाटिल के नेतृत्व में ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार बनी थी, इस चीज को ध्यान रखना है। जातीय सरकार तमलुक बंगाल में बना था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, विकल्प डी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो, एक स्लाइड मैंने और शेयर कर दिया है आपके साथ। ये हमने बात कर लिया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ जो प्रमुख गतिविधियां हैं उसके संदर्भ में 9 अगस्त को हमने बात किया कि गांधी जी को सहित बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को आम जनता तथा स्थानीय नेताओं द्वारा जागृत रखा गया। इस आंदोलन की एक विशेष, अक्सर कई बार पूछा जाता है कि स्वतः स्फूर्त था, ये था, हमें उस डिबेट में यहाँ जाना ही नहीं फिल्म के हिसाब से। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण फीचर क्या रहा कि जो बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, तो जो दूसरे तीसरे लेवल के नेता थे उनके द्वारा, स्थानीय स्तर के जो नेता थे उनके द्वारा आम जनता के सहयोग से आंदोलन को जीवित रखा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भी काफी दमनकारी नीतियां अपनाई गई। मशीन गन मतलब हेलीकॉप्टर्स में मशीन गन भर के गोलियां चलाई गई, जबरदस्त लाठी चार्ज, बहुत ज्यादा मतलब एकदम जो अत्यधिक दमनकारी नीति होती है उसका अनुसरण किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो आंदोलन का पॉपुलर फेज या मास फेज होगा वो पहले 6-7 सप्ताह में ही समाप्त हो जाएगा, और उसके आगे जो है आंदोलन भूमिगत फेज में, अंडरग्राउंड फेज में चला जाएगा। इसी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक। मास फेज शुरू में 6-7 सप्ताह में दमनकारी नीतियों के कारण समाप्त हो जाएगा। आगे देखोगे भूमिगत गतिविधियां चली, और इसमें जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में, आपने अरुणा आसफ अली का नाम सुन रखा होगा, लोहिया का नाम सुन रखा होगा, ज्योति अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि प्रमुख नेता थे जिसने आंदोलन को, जो भारत छोड़ो आंदोलन को अंडरग्राउंड रूप से चलाए रखा। बिहार के क्षेत्र में, बिहार से बाहर नेपाल, सटे हुए नेपाल के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती थी, पटरियों को उखाड़ने, जो भी सरकारी तंत्र है उसको सरकार को चलने नहीं देना है। ये जो भूमिगत कार्यवाही थी इसके माध्यम से, इसमें खास करके जो कांग्रेस के समाजवादी दल के लोग थे उनकी भूमिका बहुत प्रमुख रहेगी, ठीक। एक और विशिष्ट विशेषता कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बम्बई में भूमिगत रेडियो, इसमें उषा मेहता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये भूमिगत रेडियो की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी एक वेब सीरीज भी आई थी इस पे फोकस करके, आप उसको, उसका भी रेफरेंस पॉपुलर डोमेन में रहता है, मे भी क्या पता यूपीएससी एक सवाल बना दे यहाँ से। तो उषा मेहता का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे कि भूमिगत रेडियो के संदर्भ में, ठीक है। अगला देखो, जो समानांतर सरकार, मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में समानांतर सरकार बनी थी। 3 समानांतर सरकार जो प्रमुखता से हम पॉपुलर किताबों में चर्चा मिलती है, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है। ये पहली समानांतर सरकार थी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, अगस्त 1942 में ही बन गई थी। दूसरा जो है तामलुक मिदनापुर में जातीय सरकार बनी थी। इसकी विशेषता कुछ चीजें जो है, जैसे स्कूलों को अनुदान, चक्रवात राहत कार्य, सशस्त्र विद्युत वाहिनी मतलब फोर्स का भी काम किया था, मध्यस्थ न्यायालय का जो आर्बिट्रेशन का मुद्दा था उसका भी काम किया गया था इसमें। और तीसरा जो है, सतारा महाराष्ट्र में सबसे लंबी और सबसे प्रभावी, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो है आपको समानांतर सरकार गठित की गई थी, कहाँ पे, सतारा महाराष्ट्र में। और इसका नाम भी ध्यान में रखिएगा, नाना पाटेलकर, ठीक है। यही था सवाल, हमने देख लिया, वापस से सवाल देख लो एक बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में फिफ्थ प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया।
लोहिया जेपी के बारे में हमने देख लिया, और ये जातीय सरकार तामलुक में था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। स्पष्ट है? अगला देखो, अगला प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें गुप्त प्रशासन के अंतर्गत अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सब सही है। अब देखो, इस तरह का सवाल यूपीएससी का फेवरेट रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें से जो नाम दिए गए हैं, अधिकांश नाम जो है पॉपुलर है, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है, पहले पूछा गया है। उसी सबको समाप्त करके एक ही जगह आपको दे दिया गया है। जो गुप्तकालीन स्थानीय प्रशासन रहा है ना, उसमें उसके संदर्भ में आप ये नाम पाते हैं, ठीक है। जो गुप्तकालीन स्थानीय प्रशासन है, इसमें इसकी चर्चा आपको मिल, इस चीज को ध्यान रखना है। गुप्तकालीन स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में पहला, नगर सृष्टि, नगर के व्यापारियों का प्रमुख, सही बात है ये भी। सार्थवा, व्यापारियों का कारवां, व्यापारियों के कारवां का जो प्रमुख होता था, नेता होता था, इसको सार्थवा कहा जाता था। तीसरा, प्रथम कुलिक कारीगरों का प्रमुख, ठीक है। तो ये मतलब जो तीनों मैच है ये सही है, ठीक है। इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अधिकांश जो सवाल है वो पीवाईक्यू से संबंध, ये तीनों के तीनों जो है यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, नगर सृष्टि, प्रथम कुलिक और सातवा के बारे में। अभी आप ध्यान में रख लो, जो शब्दावली आधारित प्रश्न है ना, आप देखोगे हर साल, लगभग हर साल 1 से 2 सवाल शब्दावली आधारित इतिहास के पेपर में रहते हैं। जहां से भी आपको मिले, टेस्ट में मिल जाए, एनसीईआरटी में मिल जाए, आप उसको साथ के साथ तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इसमें एक पुस्तक का नाम दिया गया है उत्तर रामचरित्र, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, और आपसे सीधे पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है। निम्नलिखित में कौन संस्कृत नाटककार, किस संस्कृत नाटककार ने उत्तर रामचरित्र की रचना की, और कन्नौज के एक इंफॉर्मेशन भी दे दिया है आपको कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। तो प्रश्न को आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं अपने नोट्स के लिए भी, कि जो उत्तर रामचरित्र के रचनाकार हैं, आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा इसको, सही उत्तर इसका भवभूति है। भवभूति की 3 रचनाएं हमें मिलती है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार में इनकी गणना की जाती है। इनकी 3 रचनाएं हमें मिलती है। एक मालती माधवम है, महावीर चरितम है, और उत्तर रामचरितम है। अभी अगले स्लाइड में मैंने ये शेयर कर दिया है, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कभी आपको एक स्टेटमेंट इस तरह से दे सकता है, मान लो सवाल डिफरेंट तरीके से बनाया कि भवभूति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन्होंने संस्कृत के पहला स्टेटमेंट दे दिया कि इन्होंने संस्कृत के 3 नाटकों की रचना की, जिसमें उत्तर रामचरित्र प्रमुख है, या मालती माधव उत्तर रामचरित्र, ऐसा कुछ दे दिया। और एक स्टेटमेंट आपको बनाकर दे दिया कि इन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। तो ये चीज भी सही होगा, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, ये उत्तर रामचरित्र भवभूति की रचना है, संस्कृत का नाटक है। इसमें मूलतः जो है, जो उत्तर रामचरित्र है, ये जो भगवान श्री राम है, इनके वनवास से लौटने के बाद की जो जीवन का है, जीवन की गतिविधियां हैं, उसके संदर्भ में बात किया गया है। आमतौर पर देखोगे, इसकी एक और विशेषता आप ध्यान में रख सकते हो, आमतौर पर नाटकों में देखोगे इस तरह जो संस्कृत नाटक रहे, उसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता रही या वीर रस की प्रमुखता रही है। जो भवभूति की उत्तर रामचरित्र है, इसमें करुण रस की प्रधानता है। जरूरत नहीं है आपसे कहीं, मतलब कम चांस है कि पूछा जाए, लेकिन कभी अगर भूले भटके एक स्टेटमेंट बना दिया तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। करुण रस की प्रधानता है इसका। मतलब जो इस नाटक की जो मूल विषय वस्तु है वो क्या है कि भगवान श्री राम जब वनवास से वापस आते हैं, उसके बाद का जो उनके जीवन की गतिविधियां हैं उस पर केंद्रित है, ठीक। भवभूति की अन्य रचनाएं मालती माधवम, मालती और माधव की प्रेम कथा, महावीर चरितम और उत्तर रामचरित, ये 3 रचनाएं जो है इनकी प्रमुख है। स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। इसमें आजाद हिंद फौज के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज मुकदमों के संदर्भ में, जो आईएनए केस था, ट्रायल, आईएनए ट्रायल था,
उसके संदर्भ में आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पढ़िए आप लोग। पहला है, इन मुकदमों की सुनवाई ब्रिटिश सैन्य न्यायालय द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है कि कोर्ट मार्शल हुआ था। जो आईएनए के फौजी थे, 3 फौजियों पे मूल रूप से जो कोर्ट लगा था, ट्रायल हुआ था, ये एक तरह का कोर्ट मार्शल था। कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य न्यायालय था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सुनवाई ब्रिटिश सैन्य न्यायालय द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको लाल किला मुकदमा भी कहते हैं, आप यहीं पे लिख लो, क्योंकि ट्रायल जो है लाल किला में हुआ था। इन मुकदमों की सुनवाई ब्रिटिश सैन्य न्यायालय द्वारा की गई थी, पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने आईएनए अधिकारियों के जवाहरलाल नेहरू आईएनए अधिकारियों के बचाव दल का हिस्सा बने। बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू के साथ भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू जो थे, वो तीन प्रमुख वकील, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू, तीनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। तीनों के संदर्भ में अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू भी थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, आईएनए मुकदमों के बाद देश भर में हुए विरोध प्रतिक्रिया, ये बात ठीक है। आईएनए जो ट्रायल था, इसका काफी विरोध हुआ था, काफी मतलब बड़े पैमाने पर विरोध। एक तरह से आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के समय में जो कुछ प्रमुख गतिविधियां रही, जिसने पूरे देश में मतलब एक तरह से आंदोलन, पूरे देशवासियों को आंदोलनरत किया था, उसमें से ये आईएनए ट्रायल एक प्रमुख रहा था। ठीक, तो आईएनए ट्रायल जो है, देश भर में विरोध प्रतिक्रियाएं हुई। भारतीय भावनाओं, यहां तक ये बात सही है। अगला देखो, भारतीय भावनाओं को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वेबल योजना, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। वेबल प्लान, अगर आपको वेबल प्लान, वायसराय वेबल थे, इन्होंने वेबल प्लान, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी, उसके लिए वेबल प्लान प्रस्तुत किया गया था। अगर आपको ड्यूरेशन भी ध्यान में होगा वेबल प्लान और आईएनए मुकदमा का, तो भी आप इसको सही कर सकते थे। देखो, वेबल प्लान जो है ना, प्रस्तुत किया गया था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन का टाइम था। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी विंस्टन चर्चिल वाली, वो चाह रही थी कि भारत को लेके जो स्थिति है उसमें थोड़ा मतलब वहां की जनता, भारत को लेके जो तनावपूर्ण स्थिति है उसमें थोड़ा कुछ भी ठीक किया जाए, बट बहुत ज्यादा वो भारतीयों को अधिकार देने के पक्षधर नहीं थे। तो वायसराय वेबल ने एक प्लान प्रस्तुत किया, उसी को वेबल प्लान कहते हैं। और इसी वेबल प्लान पर विचार विमर्श के लिए अलग अलग दलों को, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य भी जो दल थे, उन सभी की बैठक शिमला में बुलाई गई, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये सारी घटनाएं कब की है? ये आपको जून 1945 और जुलाई 1945। ठीक है, अब वेबल प्लान असफल रहा था, इसके बारे में तो पता ही है, वेबल प्लान असफल रहा। इसका कुछ भी लेना देना आईएनए ट्रायल से नहीं है। आईएनए ट्रायल स्टार्ट ही इसके बाद, ये तो जून जुलाई की बात है। और आईएनए ट्रायल की अगर हम बात करें, आईएनए ट्रायल जो है हमारा, ये स्टार्ट ही होता है नवंबर में, नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 से मई 1946 तक ये ट्रायल चलता है। और आप प्रिसाइजली देखिए तो 5 नवंबर को 1945 को ये ट्रायल स्टार्ट होता है। 1945 को 5 नवंबर 1945 को ये ट्रायल स्टार्ट होता है। तो अब देखो, वेबल प्लान तो काफी पहले आ गया, ये ट्रायल उसके बाद शुरू होगा। इस तरह से भी आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, सही उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने ये आईएनए ट्रायल के बारे में शेयर कर दिया है कुछ चीजें, आपने पढ़ ही रखा होगा। यही 3 जो वकील, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और 3 जो मतलब 3 जिन पर 3 प्रमुख जो व्यक्ति थे जिन पर आईएनए मुकदमा चलाया गया था, आईएनए ट्रायल, उनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा, प्रेम सहगल, गुरबख्श ढिल्लों और शहनवाज खान। आपसे पूछा जा सकता है। और देखो, कोइंसिडेंस अगर आप पढ़ोगे सुमित सरकार को, तो उसमें बड़ा अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अंग्रेजों से गलती क्या हुई कि एक तरफ आप देखोगे, ये वो दौर है जब सांप्रदायिकता काफी चरम पर है भारत में, लेकिन 3 अलग अलग, एक हिंदू है, एक सिख है और एक मुस्लिम है, तीनों पे ट्रायल चलाया जाता है। तो एक तरह से आप सोचो कि एक मौका सा मिला, एक छोटा सा मौका सा मिला, जहां संप्रदायवाद को बीट किया जा सकता था। हालांकि इसका कोई बहुत दीर्घकाल में इस तरह का बेनिफिट नहीं उठाया जा सका भारतीय नेताओं द्वारा, लेकिन एक मौका जरूर मिला था।
ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपको 3 स्तूप दिए गए हैं और उसका स्थान दिया गया है और उसके महत्व के संदर्भ में कि क्यों फेमस है ये पूछा गया है आपसे। पहला स्तूप जो है धमेख स्तूप है और इसका स्थल बताया गया है सारनाथ और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश। बिल्कुल सही बात है। धमेख स्तूप जो है सारनाथ में ही है और सारनाथ में ही धम्मचक्र परिवर्तन हुआ था, यानी कि पहला जो ज्ञान भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद जो पहला उन्होंने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान दिया था, पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ में ही दिया था। तो ये सही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 4 प्रमुख स्थल रहे हैं उसमें से एक सारनाथ रहा है। ठीक, उसी अगर आपको बुद्ध के जीवन के जो 4 सबसे प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में जानकारी होगी और उनसे संबंधित जो प्रमुख निर्माण कार्य रहे उसके बारे में जानकारी होगी तो आप इजीली ये सवाल सही कर सकते हो। पहला तो जन्म से संबंधित है, जन्म होगा, फिर ज्ञान प्राप्ति होगी, फिर प्रथम उपदेश देगा और प्रथम उपदेश देंगे और अंतिम जो होगा महापरिनिर्वाण या जो शरीर त्याग होगा उसके संदर्भ में। ये बुद्ध के जीवन की जो 4 प्रमुख घटनाएं रही उससे संबंधित है। तो पहला तो सही है भाई। देखो दूसरा क्या है, रामाभार स्तूप। ये कह रहा है भगवान बुद्ध के, ये बोध गया में नहीं है, ये कुशीनगर में है। ये बात गलत हो गया यहाँ पे, लेकिन ये सही है। रामाभार स्तूप जो है कुशीनगर में, और कुशीनगर भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार का स्थल था। यहीं पे इन्होंने कुशीनगर में ही अपना शरीर त्याग किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक, तो लेकिन ये मैचिंग स्थान के कारण गलत है। तीसरा देखो भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप सतना में है, एमपी के सतना में है। ठीक है, ये बुद्ध के जीवन से मतलब डायरेक्टली जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 4 प्रमुख स्थल है उससे नहीं है, लेकिन ये दोनों सही मैचिंग है। ठीक है, भरहुत सतना में ही है, एमपी के सतना में पड़ता है, लेकिन ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान तो नहीं है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। तो ये वाला जो है गलत है। तो सही मैच केवल एक है। आपसे पूछा कितनी सुमेलित है, तो केवल पहला वाला जो धमेख स्तूप वाला है ये सही है। ठीक है, आसान प्रश्न था। ये देख लो स्लाइड में मैंने पिक्चर, ये धमेख स्तूप है, सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश। दूसरा रामाभार स्तूप जो है कुशीनगर में है, और ये भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का एग्जैक्ट मतलब जो एक तरह से आप समझ लो कि उसका जो ब्लूप्रिंट है वो ये शेयर किया गया। मूल रूप से भरहुत स्तूप जो है हमें उस मूल रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये जो भरहुत का स्तूप था प्रारंभिक रूप में सबसे पहले अशोक द्वारा बनवाया गया था, हालांकि बाद में शुंग काल में और उसके बाद मौर्योत्तर काल में और भी ज्यादा उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 आपके स्क्रीन पर देखिए। ये पूछ रहा है आपसे कि एक आपको कुंभ मेला, अभी कुंभ का महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उससे जोड़कर आपसे पूछा गया है। आप अवगत होंगे, इसमें आसान प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कुंभ मेला स्थल प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र में कभी प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन माना जाता था? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। देखो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मतलब जो प्राचीन भारतीय टेक्स्ट रहे हैं, जो खगोल पर आधारित पुस्तकें रही हैं, उसमें उज्जैनी, उज्जैनी या इसको अवंतिका भी कहते थे, उसे अवंतिका भी कहते थे। इसको माना जाता था कि जो प्रधान मध्य रेखा जो है प्राइम मेरिडियन है, वो एकदम मध्य बीच से गुजरती है। मतलब समझ लो कि इसको 0 डिग्री माना गया था। इस तरह से समझ लो ये 0 डिग्री, इसको मध्य रेखा माना जाता था प्राचीन भारतीय टेक्स्ट में। ये जो आज जो हम ग्रीनविच को 0 डिग्री मानते हैं ना, ग्रीनविच जो लंदन से गुजरता है उसको, उससे कहीं साल पहले, मतलब शताब्दियों पहले जो भारत के जो प्राचीन टेक्स्ट मिलते हैं उसमें उज्जैनी से ऐसा माना जाता था कि जो प्रधान मध्य रेखा है वो उज्जैनी से गुजरता है, और इसी के आधार पर गणनाएं भी की गई थी उस संदर्भ में। उस समय की कई गणनाएं भी इसी उज्जैनी से गुजरने वाले प्रधान मध्याह्न रेखा को मानकर गणनाएं की गई थी। तो ये सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आसान प्रश्न है ये, आपने सुना जरूर होगा।
ठीक है, ये कुंभ के 4 जो प्रमुख स्थल हैं इनकी भी हो सकता है, देखो डायरेक्टली आपसे महाकुंभ के बारे में नहीं पूछे, इस तरह के घुमा के आपसे कुछ प्रश्न पूछ ले तो आप थोड़ा बहुत अलग अलग जो कुंभ के स्थल हैं और इनके संदर्भ में जो माइथोलॉजिकल बिलीफ है भारतीय और जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। देखो आपके स्क्रीन पर है, ये एसरेशन रीजन टाइप सवाल है और आपसे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो है कथन के रूप में दिया गया है, कथन कारण के रूप में। पहला कह रहा है कि सातवाहनों ने प्रमुख रूप से सीसे के सिक्के जारी किए। बिल्कुल सही बात, आपने अगर एनसीईआरटी में काफी डिटेल में चर्चा दिया गया है इसका। देखो जो भारत में सिक्कों का इतिहास है, सबसे पहले जो प्राचीनतम सिक्का भारत में मिलता है वो हमें किस काल में मिलता है, वो हमें 6ठी शताब्दी, 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन मिलते हैं। आप देखोगे मौर्य साम्राज्य इतना मजबूत, इतना वृहत रहता है, लेकिन उस टाइम भी कोई अलग सिक्का हमें नहीं दिखता है, वो भी पंचमार्क आहत सिक्कों का ही प्रयोग करते हैं। पहली बार जो हमें बृहद पैमाने पर सिक्के दिखते हैं वो मौर्योत्तर काल में दिखते हैं। मौर्योत्तर काल में आप देखोगे 4 विदेशी राजवंश आएंगे। 4 विदेशी राजवंश शक होंगे, पहलव होंगे, इंडो ग्रीक होंगे, कुषाण होंगे। इनके द्वारा भारी मात्रा में सिक्के जारी किए जाएंगे, अलग अलग सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, अलग अलग तरह के सिक्के, तांबे के सिक्के जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ मौर्योत्तर काल में जो भारतीय राजवंश होंगे उनके द्वारा भी सिक्के जारी किए जाएंगे। सातवाहनों द्वारा सिक्का जारी किया जाएगा और सातवाहनों द्वारा बहुत मात्रा में शीशे के सिक्के जारी किए जाएंगे, मुख्य रूप से शीशे के सिक्के जारी किए जाएंगे। और जो दूसरा इसका कारण है ये भी सही है कि दक्कन क्षेत्र में शीशा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, यही कारण है। और दोनों सही है, ये मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सातवाहनों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, मत्स्य पुराण में काफी बृहद चर्चा मिलती है। आंध्र सातवाहन आपने एनसीईआरटी में ठीक ठाक वेटेज एक चैप्टर के रूप में दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मातृवंशीय थे, जो भी शासक थे अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम गौतमी पुत्र शातकर्णी सबसे प्रमुख शासक, तो आप ध्यान में रखिएगा। एक नाना घाट अभिलेख है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उस संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा, और जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां रही है उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट खंड है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। देखिए आपके स्क्रीन पर है, इसमें ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के संदर्भ में पूछा गया है। सिविल सेवा के विकास के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये आधार किस चीज का बना था, जो 1919 का अधिनियम था उसके लिए आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बना था। और इसी के बाद पहली बार क्या हुआ था, भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे लंबे समय से भारतीयों द्वारा मांग की जा रही थी, जो भारतीय राष्ट्रवादी रहे थे उनके द्वारा मांग की जाती थी कि आप सिविल सेवा परीक्षा जो है साइमल्टेनियसली भारत में भी करवाइए, इंग्लैंड में भी कर, मतलब भारत में आयोजन करवाइए, क्योंकि भारतीय सिविल सेवा में भारत में ही नहीं हो रहा है, भारतीयों की ही उसमें सहभागिता नहीं है, तो कैसे होगा। ये मांग बहुत लंबे, आप देखोगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ये मांग की जाती रही थी। ठीक है, सिविल सेवाओं में सुधार, सिविल सेवाओं में सुधार, तो उसका एक पक्ष था ये फाइनली जाकर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है और इसके आधार पर जो 1919 का अधिनियम होगा उसमें ये बात स्वीकार की जाएगी कि भारत में ही होगा। और भारत में पहली बार जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजन होगा मतलब लंदन और भारत में साथ साथ, तो इलाहाबाद में होगा। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट एक जो डेवलपमेंट है इंडियन सिविल सर्विसेज का उसके क्रम में ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ली आयोग। ली आयोग ने 1924 में भारत में सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना, एकदम सही बात है। ये भी सबसे पहले ली आयोग द्वारा ही ये सिफारिश की गई थी और उसी के आधार पे आज जो आप यूपीएससी देख रहे हो उसका सबसे इनिशियल फॉर्मेट यहीं पे बना था, ये भी सही बात है। तीसरा देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा और प्रांतीय लोक सेवा अलग अलग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग बनाने की बात की थी। ये 1935 के अधिनियम में ये सुधार था सिविल सेवाओं के संदर्भ में, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। देखो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग,
तीन स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट है गुरु रविदास ने सिख धर्म और भक्ति परंपरा दोनों को प्रभावित किया। ये बिल्कुल सही बात है। आप जो रैदास या रविदास है, भक्ति परंपरा के दो हमें ये मिलते हैं, एक निर्गुण मिलता है, निर्गुण भक्ति परंपरा, एक सगुण भक्ति परंपरा। काफी डिटेल से हम लोगों ने क्लास में भी किया है इसके बारे में। निर्गुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा। जो निर्गुण भक्ति परंपरा के एक महत्वपूर्ण संत रहेंगे वो गुरु रविदास रहेंगे, और ये आप समझ लो जो कबीरदास और नानक के लगभग लगभग समकालीन रहेंगे। इनका प्रभाव जो है दोनों मतलब भक्ति परंपरा पर, खुद निर्गुण भक्ति संत हैं, प्रमुख निर्गुण भक्ति संत हैं, तो इनका प्रभाव जो है आप देखोगे सिख धर्म में भी दिखेगा और भक्ति परंपरा पे तो रहेगा ही। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है ये। इनके जो अनुयायी रहेंगे वो रविदास पंथी, रैदास पंथी मतलब आज भी प्रभावी रूप में है। ठीक, दूसरा सूरदास। सूरदास ये सगुण भक्ति के थे। सूरदास जो थे सगुण भक्ति से, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए कई रचनाएं की, भक्तिपूर्ण रचनाएं की। ये सगुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, और जो सूरदास की तीन रचनाएं ब्रज भाषा में सुर सागर, सुर सागरावली और साहित्य लाहिरी है। हमने बात किया है इसके बारे में पहले भी। तो ये एक मतलब इसके बारे में आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो भक्ति हमेशा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और जो प्रमुख भक्ति संत हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये पहला और दूसरा सही है। तीसरा देखो अंडाल के बारे में कह रहा है। अंडाल कन्नड़ भक्ति आंदोलन की महिला संत कवित्री थी। बिल्कुल गलत बात। हमने बात किया है अलवार और नैनार संतों के बारे में, एनसीईआरटी में चर्चा है, 7th क्लास की एनसीईआरटी, मैंने रेफरेंस भी दिया था इसका। जो 12 अलवार संतों की चर्चा मिलती है, इसमें अलग अलग जाति के लोग भी मिलते हैं। उसी में से एक जो थे महत्वपूर्ण महिला संत थी अंडाल, और ये तमिल भक्ति संत थी, ना कि कन्नड़ भक्ति संत। तो ये कन्नड़ नहीं, तमिल। अलवार 12 प्रमुख अलवार जो चर्चा मिलती है अलवार संतों की, उनमें से एक रही थी अंडाल। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की। पेरिये अलवार की पुत्री थी ये। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। पहला और दूसरा सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगला प्रश्न जो है संगम काल के संबंध में आपको मैचिंग दिया गया है, पर्यावरणीय क्षेत्र और उसका विवरण दिया गया है, ये क्या है। ठीक है, पहला है कुरुंजी। कुरुंजी पहाड़ी क्षेत्र, बिल्कुल सही बात। कुरुंजी पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र को कहते थे। मुल्ले, मुल्ले जो है आर्द्र भूमि नहीं है, मुल्ले आर्द्र भूमि नहीं है, मुल्ले चारागाह क्षेत्र होता था। देखो संगम लिटरेचर में ना, और ये जो पाले है ये भी, अगर मुल्ले चारागाह क्षेत्र है तो पाले भी चारागाह क्षेत्र नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। देखो विकल्प हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। संगम लिटरेचर में जो तोल्काप्पियम है, एक प्रमुख संगम लिटरेचर है, उसमें आपको भूमि का वर्गीकरण मिलता है। 5 तरीके का वर्गीकरण मिलता है। मैंने यहाँ शेयर कर दिया, आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पे इसको। जो तोल्काप्पियम है, इसमें जो तमिल क्षेत्र है, जो संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर है, तो तोल्काप्पियम में पूरे तमिल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया, 5 प्रमुख उनके पर्यावरणीय विशेषताओं के आधार पर। इसमें से कुरुंजी जो है, कुरुंजी क्या होता था? पहाड़ी क्षेत्र। और इसमें यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो यहाँ रहने वाले लोग थे, इसको कुरुवन, और इनका देवता जो था मुरुगन होता था। आज भी आप देखोगे दक्षिण भारत में मुरुगन एक प्रमुख देवता के रूप में है। ठीक है, कुरुंजी एज इट इज, आप ये पांचों जरूर ध्यान में रखिए। बहुत पोटेंशियल है। संगम लिटरेचर अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। संगम युग, विशेष करके संगम लिटरेचर के संदर्भ में, चोल और विजयनगर, दक्षिण भारत से अगर आपको अब अगर लास्ट मोमेंट में आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा किन किन चीजों पर आप फोकस करो अधिक, तो संगम लिटरेचर पूरा पूरा अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, हॉट फेवरेट है यूपीएससी का। दूसरा चोल के बारे में थोड़ा फोकस कर लो, और विजयनगर के बारे में। इस 3 से पूछे जाने अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो बातें आप थोड़ा स्किप अगर चाहो तो कर सकते हो। अगर प्रायोरिटी रखना है तो इन तीनों को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। ये पांचों जो नाम है, मुल्ले, मुल्लई, ये चारागाह क्षेत्र होते थे, और यहाँ देवता विष्णु। ठीक है, जो मरुतम या मरुदम होता था, ये कृषि क्षेत्र, नदी क्षेत्र होता था, देवता इंद्र। नेताल, नेतल तटीय क्षेत्र, और यहाँ देवता वरुण होते थे। और पाले, पल्लई शुष्क क्षेत्र या रेगिस्तान। यद्यपि देखो
जो तमिल क्षेत्र है वहाँ एज इट इज रेगिस्तान का कोई क्षेत्र नहीं मिलता है, फिर भी हमें तमिल लिटरेचर में जो पल्लई पल्लई है, शुष्क ड्राई रीजन है, रेगिस्तानी क्षेत्र टाइप के हैं, उसकी चर्चा मिलती है। ये पांचों आपको ध्यान में होना चाहिए, कुरिंजी, मुल्लई, मर्दम, नेताल और पल्लई किसको कहते हैं। आपको ये जो क्लासिफिकेशन है, किस प्रकार के लैंड का क्लासिफिकेशन है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ। और ये चर्चा हमें कहाँ मिलता है, तोल्कापियम में। स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 71 है। ये अगेन देखो, अभी मैंने कहा कि चोल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और ये फिर से चोलों के बारे में आ गया। संगम, चोल और विजयनगर दिमाग में बिठाए रखना, दक्षिण भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण। देखो कह रहा है चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि चोल राजाओं ने क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपने नाम के साथ वर्मन उपाधि जोड़ी। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखोगे एक फिल्म आई थी पुनिय सेल्वम, उसमें भी इसकी चर्चा, अगर आपने वो देखा होगा तो वहां से भी, या नहीं भी देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा, कई सारे मतलब जो चोल शासक रहे हैं, उनकी एक यूनिक, उनका एक यूनिक फीचर मिलता है, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अपने नाम के साथ वर्मन जोड़ा है। तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, न्याय न्याय पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं द्वारा, विशेष समितियों के माध्यम से किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा, चोल ग्रामीण स्वशासन सबसे महत्वपूर्ण फीचर था। अलग अलग जो कार्य थे, वो जो सभाएं, ग्राम सभाएं थी, उनके द्वारा की जाती थी। तो न्याय का भी कार्य जो था, जो ग्राम सभा थी, वरिष्ठों की जो ग्राम सभा थी, उनके द्वारा की जाती थी। ये भी आपने, ये आसान, दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को कांतलूर सलाई नामक संस्था के माध्यम से सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता था। ये बिल्कुल गलत है। कांतलूर सलाई जो है, एक तो ये चोल क्षेत्र में ही नहीं आता था, ये चेर क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। जो आज का केरल का एरिया है ना, वहां पे कहीं पे ये कांतलूर सलाई, एक, आप इसको कांतलूर सलाई को कई बार ना आप देखोगे तो नालंदा ऑफ साउथ इंडिया भी कह दिया जाता है, नालंदा ऑफ साउथ इंडिया। ये यहाँ पे वैदिक लिटरेचर की जो एक तरह वैदिक लिटरेचर, मार्शल आर्ट और अन्य जो एक तरह से वेपन्स, हथियार चलाने की, उन सब चीजों का प्रशिक्षण व शिक्षा दिया जाता था। एक एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या होता था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कांतलूर सलाई जो आज का केरल का क्षेत्र है, ठीक है, उससे संबंधित था, और एक तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ सकते हो आप, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में आप समझ सकते हो। कई बार इसको मैंने बताया कि नालंदा ऑफ साउथ इंडिया भी कह दिया जाता है। चोलों के आक्रमण के, राजराजा प्रथम के आक्रमण के कारण एक लड़ाई ही है चेरों के विरुद्ध, जिसको कांतलूर सलाई का युद्ध कहा जाता है, जिसमें ये कांतलूर सलाई जो है, ये मतलब ये नष्ट हो गया, ठीक है। तो ये चोलों की संस्था नहीं थी, ये चेरों से संबंधित केरल क्षेत्र में था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, यूनिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, हमारा सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। स्पष्ट है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट है कि उन्होंने राष्ट्रीयता की एक क्रांतिकारी अवधारणा का प्रचार किया और 1905 के बंगाल विभाजन के प्रमुख विरोधकर्ताओं में से एक थे। बिल्कुल सही बात। आप देखोगे जो गरम दल का उभार होगा, और गरम दल के उभार के बाद जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद होगा, उसके गरम दल के प्रमुख नेताओं में जो लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के बाद जो एक अन्य प्रमुख नाम आता है, उसमें अरविंद घोष आते हैं, ठीक। और इनके द्वारा बंगाल विभाजन का काफी मुखरता से विरोध किया गया था, ठीक है।
काफी प्रबलता से, उससे पहले बंगाल विभाजन के टाइम में ये, उससे पहले ये बड़ोदरा में काम, बड़ोदरा जो राज्य था उसके लिए काम कर रहे थे। बाद में इन्होंने उस अपने जो भी जॉब था उसको छोड़कर पूरी तरह से, एक तरह से समर्पित क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गए। ये बंगाल विभाजन का काफी मुखरता से इन्होंने विरोध किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, उन्हें अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, कलकत्ता में एक जगह है अलीपुर, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। और उसमें जो अरविंद घोष हैं, इनके भाई बरेंद्र कुमार घोष हैं, और इनके अतिरिक्त कम से कम और 39 लोगों पर जो है मुकदमा चलाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट केस रहा था, एक टर्निंग पॉइंट रहा था। और एक और चीज इसमें ध्यान रखना है कि चित्तरंजन दास, आपने नाम तो सुन ही रखा होगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास द्वारा अरविंद घोष के लिए के तरफ से पैरवी की गई थी, और अरविंद घोष के लिए, मतलब एक तरह से समझो कि जो अरविंद घोष के वकील थे इस जो अलीपुर षड्यंत्र मामले में, वो चित्तरंजन दास थे। ये भी आपसे एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। और इसके बाद 1908 अलीपुर षड्यंत्र के केस के बाद ये थोड़े से जो क्रांति, इनका रुझान जो है स्पिरिचुअलिटी के तरफ, आध्यात्म की तरफ हो जाता है। और आगे 2 साल बाद ही ये जाकर पौंडीचेरी चले जाते हैं, और वहीं पे ये रेस्ट इनका जो जीवन रहा, ये भारतीय आध्यात्म से जुड़ जाते हैं और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट, युगांतर और वंदे मातरम जैसी पत्र पत्रिकाओं से जुड़े। युगांतर, ये दोनों क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र के रूप में इन दोनों की पहचान होती है। जो वंदे मातरम है ये इंग्लिश में निकलता था, इसके भी संपादन से जुड़े रहे थे। और युगांतर जो था ये बंगाली था, बरेंद्र कुमार घोष जो इनके भाई थे उनके साथ ये इसके साथ भी जुड़े रहे थे। कुछ और जो इनका कुछ और जो इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, आपसे वो भी पूछा जा सकता है। एक तो इन्होंने सबसे पहले कुछ पैम्पलेट, मतलब सीरीज के रूप में पैम्पलेट निकाले थे। मतलब काफी पहले 1893 में ही इनके कुछ पैम्पलेट एक पैम्पलेट सबसे पहले जो इनका छपा था वो काफी इम्पोर्टेंट रहा था। यहाँ मैंने एक स्लाइड में शेयर कर दिया है। एक इनकी पुस्तक थी द लाइफ डिवाइन और एसे ऑन गीता, ये थी। और एक पैम्पलेट इनका 1893 में छपा था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उसका भी नाम ध्यान में रखना है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये काफी महत्वपूर्ण था, आपसे पूछा जा सकता है। द लाइफ डिवाइन, ये जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव हो जाता है, तब जो था 1939 के आसपास इन्होंने संभवतः ये रचना की थी। गीता पे जो एसेज ऑन गीता है, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। और सबसे पहले, इन दोनों से पहले, काफी पहले, जो अपने इनिशियल डेज में इन्होंने सीरीज के रूप में कुछ पैम्पलेट छपवाए थे, कुछ रचनाएं की थी, जिसको न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के रूप में कहा जाता है, जिसमें जो उस टाइम के जो राष्ट्रवादी, जो नरमपंथी नेता थे, उनके कार्यविधियों की काफी आलोचना की गई थी इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों जो है आपको सही स्टेटमेंट है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो। एक और चीज आप अरविंद घोष के संदर्भ में आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, कभी भी आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है इस तरह, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी ना, उसमें इन्होंने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया था, मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया था, और हिटलर को हराने के लिए मित्र राष्ट्रों को समर्थन देने की अपील तरह से की थी। तो कभी भी आपको एक स्टेट, आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जो इनिशियल डेज में था, ये जो इनका प्रारंभिक ये रहा, ये एकदम से जो उग्रपंथी या गरम दलीय रहे, उससे संबंधित रहे, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। उसके बारे में आगे चलकर आप देखोगे ये आध्यात्म की तरफ हो गए, और इनका जो मूल मतलब कार्य क्षेत्र रहेगा वो पांडिचेरी में रहेगा। वहीं पे एक डिफरेंट थोड़ा हमें मिलता है, थोड़ा सा जो मतलब आपसे कभी भी एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के, और आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक तरफ तो इनके प्रारंभिक जीवन में तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे, आगे चलकर इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में मित्र राष्ट्रों के समर्थन में हिटलर को हराने के लिए एक तरह से अपील टाइप से की थी। इस चीज को अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो उसको आप सही मानिएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प डी हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां पे जो बातें हमने की है उसके बारे में
वही लिखा हुआ है, प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी राष्ट्र आंदोलन से जुड़े रहे। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र के, और चितरंजन दास का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस में इनको बचाने में, इनके तरफ से पैरवी करने में चितरंजन दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न संख्या 73 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें एक यात्री के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि ये कौन यात्री हैं। कुछ बातें बताई गई है और पूछा गया है कौन यात्री हैं। पहला है कि 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री। देखो, सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है, दो चीजें ध्यान में रखना है, एक तो 17वीं सेंचुरी, दूसरा फ्रांसीसी यात्री। अब देखो, इसमें अगर हम विकल्प देखें तो अब दो विकल्प तो हम वैसे निकाल देंगे, नूनीज के बारे में और डोमिंगो पायस। हमने अभी मैंने कहा कि विजयनगर ध्यान में रखना है। विजयनगर काल में आपने कई यात्री आते हैं, आपने बारबोसा के बारे में सुना होगा, आपने न्यूनीज के बारे में, आप डोमिंगो पायस के बारे में, अब्दुल रजाक के बारे में आपने सुना होगा। तो जो न्यूनीज है ये आपको विजयनगर से संबंधित रहा है, और ये 16वीं सेंचुरी में ही रहा है, 16वीं सदी में। ठीक है, मैंने ये नोट भी करवाया है। और ये पुर्तगाली थे, तो फ्रांसीसी है नहीं, वैसे 16वीं सदी के हैं, यहाँ 17वीं सदी कह रहा है, वैसे ये विकल्प हट जाएगा। नूनीज, डोमिंगो पायस ये भी विजयनगर से संबंधित रहे थे, केडीआर कृष्णदेव राय के काल में आए थे ये, और ऑफ कोर्स 16वीं सदी में ही आएंगे, और ये भी पुर्तगाली थे। ये दोनों विकल्प तो हम वैसे ही निकाल देंगे। अब जो दो विकल्प बच रहा है हमारे पास, ये दोनों फ्रांसीसी हैं, और यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें संभव है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बर्नियर और ट्रेवर्नियर को लेके, दोनों फ्रेंच ट्रेवलर थे, दोनों ने भारत की यात्रा की थी, और दोनों ने 17वीं सदी में ही यात्रा की थी। कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बर्नियर को लेके एक चीज ध्यान में रखना है। अगर आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी इसकी चर्चा है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें भी इसकी अच्छी खासी चर्चा है, कि बर्नियर के बारे में कहा जाता है कि ये दारा सिको, जो शाहजहां के बड़े बेटे थे दारा सिको, उसके पर्सनल डॉक्टर के रूप में इसने काम किया था। ठीक है, और आगे चलकर इतिहासकार औरंगजेब के काल में भी रहा। 1656 1656 में ये भारत आया था, और अगले 10-12 साल ये रहा है भारत में। इतिहासकार के रूप में भी इसकी चर्चा मिलती है। इसने अपनी रचना, एक इसकी बहुत फेमस रचना थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। आप ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये बर्नियर की रचना है। मतलब जो 17वीं सदी के उत्तरार्ध के मुगल दरबार है उसके बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। लेकिन हमारा उत्तर जो है ये बर्नियर नहीं है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये अन्य जो स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या कह रहा है, जिसने भारत की 6 यात्राएं की और गोलकुंडा के हीरा की खदानों का भी दौरा किया। यही इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेवरनियर है ना, ये ट्रेवलर ही नहीं था, बल्कि एक तरह से रत्नों का व्यापारी था, जेम मर्चेंट के रूप में इसकी पहचान है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण रत्न है, महंगे रत्न है, उसका व्यापारी था, उसके व्यापारी के रूप में इसकी पहचान होती है। इस गोलकुंडा में हीरों की खान से हीरे के खान की भी यात्रा की थी। वहीं पे इसने कोहिनूर को भी देखा था, इसके बारे में भी जानकारी मिला हुआ है। ठीक है, और मुगल सम्राट को बेचने में सफल रहा। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने भारत के प्रमुख व्यापार केंद्रों, व्यापारियों, महाजनों, सर्राफों के बारे में, ये वाला जो पकड़ने वाला चीज है ना आपको, ये हीरा सर्राफ, क्योंकि जो ट्रेवरनियर है इसकी पहचान होती है रत्न व्यापारी के रूप में। एक ही वर्ड जो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, वो रत्न व्यापारी के रूप में। ये मतलब विवरण लिखता है, इसने भी अलग अलग कई बार यात्राएं की हैं भारत की, और कई सारे देशों की यात्रा की, काफी विवरण ये भी लिखता है। लेकिन इसका मूल जो, इसकी जो मूल पहचान होती है वो जेम मर्चेंट के रूप में होती है। यही डिफरेंस, यही आपको इस जो पूरा पैसेज है इसमें आपको पकड़ना था। ठीक है, इसने शाहजहां के काल में भारत की यात्रा की थी, और ये जो है बर्नियर से पहले आया था, 1630s में ही भारत आया था ये। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। हमारा सही उत्तर यही जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर होगा। ठीक है, बर्नियर और ट्रेवरनियर दोनों फ्रेंच हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्लोज ऑप्शन में। हालांकि कई बार देखो यूपीएससी में हो सकता है ऑप्शन इतने क्लोज ना रहे, ठीक, लेकिन फिर भी आप ध्यान हो भी सकता है कि इतने ही क्लोज रहे। आप ध्यान दोनों के बारे में अंतर ध्यान रखिएगा।
यहाँ जो मतलब मैंने एक शेयर, ये गूगल पे यही पिक्चर मिल रहा था तो मैंने शेयर कर दिया। रत्नों का व्यापारी, ये ध्यान में रखना है, ये डिफरेंस क्रिएट करा है। और जब भी बर्नियर के बारे में होगा तो चिकित्सक, दारासिको का पर्सनल डॉक्टर रहा था वो, ये अंतर है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। देखिए इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बातें कही गई है, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। वह प्रश्न देखिए, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है चन्हुदरो और लोथल मनका बेड निर्माण की कार्यशालाओं के प्रमाण मिले। बिल्कुल सही बात। देखो चन्हुदरो सबसे फेमस था मनका निर्माण का स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी में के बारे में आपने पढ़ा होगा, शिल्प एक अलग से कैटेगरी, सिंधु घाटी के शिल्पों के बारे में आपने पढ़ा होगा। वहां एक सबसे प्रमुख स्थल चान्हुदरो है, जहां से हमें शिल्प निर्माण के कई प्रमाण मिलते हैं। एक तरह से शिल्प निर्माण का फैक्ट्री आप समझ सकते हो, वर्कशॉप टाइप का हमको वहां से दिखता है। लोथल से भी हमें मिलता है, ठीक है। और ये मनका निर्माण का, मनका क्या होता है, मोती टाइप का समझ लो आप। जो लोथल रहा, लोथल की विशेषता क्या रही कि काफी माइक्रो बिड्स यानी कि सूक्ष्म मनका बनाने का यहां से प्रमाण मिलता है। सूक्ष्म मनका इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान में रखें कि लोथल, चनुदरो और लोथल दोनों से मनका निर्माण का, अन्य जगहों से भी, हड़प्पा से भी मिलता है, मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, लेकिन सबसे फेमस था चनुदरो, ठीक है। और उसके बाद लोथल, तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। मनका निर्माण में तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात। देखो मनका निर्माण ध्यान में रखना है, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके शिल्प निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, तो जो मनका निर्माण है वो धातुओं से भी होता था, पत्थरों से भी होता था, जो सुंदर पत्थर होते थे उनसे भी होता था, और अन्य वस्तुओं से, टेराकोटा से, हड्डियों से, इन सब चीजों से भी मनका का निर्माण होता था। तो कभी भी आपको इस तरह से भी स्टेटमेंट दे दे कि धातु में जो था आपको तांबा, कांसा और सोना था, इसके अतिरिक्त पत्थरों से भी निर्माण होता था, इसके अतिरिक्त हड्डियों से भी होता था, इसके अतिरिक्त जो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होती है उससे भी होता था। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट दे तो उसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, पुरातत्ववेत्ता प्रायः अधूरी वस्तुओं और अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर शिल्प उत्पादन स्थलों की पहचान करते हैं। अधूरी वस्तुओं और अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर, बिल्कुल सही बात। कैसे आप जानोगे कि यहाँ पे कोई चीज का निर्माण हो रहा था? जो कुछ अधूरी वस्तुएं बची हुई होंगी, मान लो कि जो चीज, किसी आप फैक्ट्री में जा रहे हो जहां कुछ बन रहा है, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये किस चीज की फैक्ट्री है? जो रॉ मटेरियल्स बचे हुए रहेंगे, जो मतलब आधा कचरा बना हुआ कुछ मटेरियल मिला रहेगा, उसके आधार पर कुछ सांचे वगैरह निर्माण करने वाले, सांचे निर्माण करने वाली जो वस्तुएं होंगी, जो किसी भी शिल्प के निर्माण में प्रयोग होगी, उसके आधार पर जो पुरातत्ववेत्ता हैं इस तरह का अनुमान लगाते हैं कि ये इस तरह की, इस चीज की फैक्ट्री होगी, ये संबंधित वस्तुओं के निर्माण की फैक्ट्री रही होगी। ये स्टेटमेंट अगर एज इट इज पढ़ने का नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाओगे उससे भी ये चीज सही कर सकते हो, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक चीज और आप ध्यान में रख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है, उसके एक दो फीचर ना, अब जैसे कि धौलावीरा, धौलावीरा आप देखोगे अपने जल प्रबंधन के लिए काफी फेमस था। चानुदरो वहां पे शिल्प निर्माण के लिए काफी फेमस था। लोथल गोदीवारा के लिए फेमस था। तो जो भी फेमस फेमस स्थल हैं, उनका एक एक दो दो पॉइंट में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आप ध्यान में रख लो, पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है पूछे जाने की। और इंडस एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी का बहुत हॉट फेवरेट रहा है। जब ट्रेंड इस तरह से शिफ्ट नहीं हुआ था, जब मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर का डोमिनेंस रहता था पेपर में, तब भी आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न दिखते थे। और आज के डेट में तो शिफ्ट ही हो गया है। आप समझो कि सबसे ज्यादा प्रश्न अभी किस सेगमेंट से दिख रहा है? एंशिएंट से। तो शिफ्ट ही हो गया है, तो अवश्य एक आध सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये देखो, यही अलग अलग टाइप का जो मन का निर्माण का ये है, उसका एक पिक्चर है, ध्यान में रख सकते हो आप इसको। आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, जो हमारे इस हिस्ट्री वाला खंड, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर खंड का है, इसका अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गीत गवाई जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल एक परंपरा है,
मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? देखो गीत गवाई, अभी आपको अगर आप करंट अफेयर, ऐसे सवाल आपको पेपर में दिखते हैं करंट अफेयर्स वाला, जो करंट में कुछ कल्चर का सेगमेंट है जो करंट से जुड़ रहा है, उसको जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है। एक तो ये गीत गवाई, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसमें ये इंडिया से नहीं मॉरिशस से संबंधित है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हुए थे, वहां पे वहां की जो महिलाएं थी उनके द्वारा गीत गवाई का प्रदर्शन किया गया, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने मतलब भाषण में भी की गई है। और आप जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल सोशल मीडिया ये है हैंडल, आप उस पर भी देखोगे, इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी द्वारा चर्चा की गई है। तो गीत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका रूट गीत गवाई, बेसिकली गीत गवाई क्या है कि भोजपुरी फोक सॉन्ग है, भोजपुरी सॉन्ग है जो यहाँ से भारत से जो भोजपुरी बेल्ट है, आप बिहार का क्षेत्र देख लो, आप जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देख लो, वहां से जब अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूर, आपने गिरमिटिया मजदूर पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, एग्रीमेंट के रूप में जो लेबर ले गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। और वो जब वहां बस गए तो कई जनरेशन से वो अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले गए। इस तरह से कई मतलब समझ लो कई जनरेशन बाद भी ये कंटिन्यू रहा। वो जो भोजपुरी फोक सॉन्ग रहा वही मॉरिशस में जाकर गीत गवाई के रूप में हमें आज के रूप में देखने को मिलता है। तो इसका रूट हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? इसका रूट हम बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भोजपुरी की क्षेत्र है उसमें ढूंढ सकते हैं। तो विकल्पों में आप देखोगे बिहार है, सही उत्तर हमारा बिहार हो जाएगा। देखो ये यही गीत गवाई अभी जब प्रधानमंत्री जी गए थे मॉरिशस, तो वहां पे ये साझा किया, उनके द्वारा साझा किया गया। और वहां पे मॉरिशस में जो महिलाएं रही हैं भोजपुरी क्षेत्र की, उनके द्वारा मतलब ये अपने परंपरागत जो गीत गवाई है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया। इसके बारे में ये ध्यान में रखना कि ये मॉरिशस से संबंधित है। कभी भी आपको अगर एक स्टेटमेंट दे कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत से संबंधित है, तो नहीं, भारत से नहीं, मॉरिशस के खाते से गया है और 2016 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गीत गवाई 2016 में यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी इतिहास कला संस्कृति के प्रश्नों की परिचर्चा। अगले खंड में हम लोग अन्य विषयों पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।